तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे भी कल आप दोस्तों से बात हुई थी हमारी, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर तो हम कर चुके हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये थी कि जब आप ए से बी पे जाते हो तो कुछ चीजें बढ़ा देते हो, कुछ तो जो कम करते हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और यही हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ से आगे तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। अब जो चीजें पढ़ने वाली यहाँ पे हैं, आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हैं। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए डिवीजन ऑफ लेबर है। अब ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, जैसे हमने कैपिटल फॉर्मेशन को जाके लिख दिया था कैपिटल के टॉपिक में, इसको कहाँ लिख देना चाहिए? लेबर के फैक्टर में जाके लिख देना चाहिए कि 4.4 आर्टिकल का डिवीजन ऑफ लेबर इसका हिस्सा लेबर। देखिए आज के दौर में कहते हैं लेबर को इकट्ठा ना रखो, इसको डिवाइड कर दो। अब सोचते हैं क्या लेबर को हम ऐसा करेंगे, अगर हमारे पास 100 वर्कर्स हैं तो हम उनको 10-10 का ग्रुप बना दें? क्या ये मकसद है हमारा? तो बच्चों 100 वर्कर हैं, 10-10 का ग्रुप बना देते हैं, डिवाइड हो जाएगा। क्या हाल है? क्यों जी, पर्पस यही था। क्यों? वर्कर्स को खाना खिलाना है हमने, 10-10 की टेबल पे बैठाना है? नहीं, उनसे तो काम लेना है। तो फिर ग्रुप क्यों बना रहे हो? क्या हाल है बच्चों? जी, क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट वर्कर्स को हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर। हम उन 100 वर्कर्स से पूछेंगे अच्छा भाई मार्केटिंग कितने लोगों को आती है, एचआर के कौन एक्सपर्ट हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के एक्सपर्ट कौन से हैं, तो हम उनको किस पे बना देंगे? ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे। तो हम इसे कहते हैं रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ टास्क दैट आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वर्कर्स रादर देन बाय डूइंग एन इंडिविजुअल। क्या मतलब? एक ही बंदे को सारे काम देने से अच्छा है वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड करें और एक ग्रुप को एक जैसे टास्क देते हैं बार 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 बार। क्या फायदा होगा? ठीक है जी, वो अपने उस काम में क्या हो जाएंगे? माहिर हो जाएंगे। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हम जाते हैं एक गारमेंट फैक्ट्री में। गारमेंट फैक्ट्री में देखिए एक काम है किस चीज का? कटिंग का। एक काम किस चीज का है? और तीसरा इस्त्री फेरने का, और एक पैकिंग का, रैपिंग का। 4 तरह के काम है। तो हम क्या करेंगे, अपने 40 वर्कर्स को 10-10 में बांट देंगे। आपने स्टिचिंग करनी है, आपने कटिंग करनी है, आपने रैपिंग करनी है और आपने आयरनिंग। फायदा क्या होगा? कि वो कहता है एक ही बंदे से सारे काम कराने से अच्छा है रादर बीइंग डूइंग बाय एन इंडिविजुअल, एक ही बंदा स्टिचिंग भी करे, रैपिंग भी करे, आयरनिंग भी करे, उससे अच्छा है आप काम को क्या करो बच्चों? डिवाइड कर दो इनटू नंबर ऑफ टास्क, और जो एक ग्रुप है उसको एक जैसे टास्क देते रहो। यानी डिफरेंट टास्क कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स। ये मतलब हुआ ना। डिफरेंट ग्रुप क्यों डिफरेंट टास्क करेंगे? जब आप एक ग्रुप को एक जैसे टास्क देते हो और वो उसके अलावा टास्क दूसरे को दे देते हो, तो लिहाजा ये जब एक ही काम करते रहेंगे तो इसकी जॉब इनका इनकी वर्किंग स्पीड क्या हो जाएगी? और इनका जो स्पीड ऑफ और क्वालिटी क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो कहता है एक बात तो ये लर्निंग बाय डूइंग। कोई काम इंसान को ना भी आता ना उसके खाते डाल दो बेचारे के, क्या करेगा? करता रहेगा बार बार एक ही काम, मुश्किल में फंसा रहेगा, एक दिन वो काम उसको आ जाएगा। तो कहता है स्पेशलाइजेशन अकर व्हेन ए वर्कर यूज स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफिक असाइंड टास्क। सो स्पेशलाइजेशन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब स्पेशलाइजेशन आप करते हो किसी टास्क में तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कहता है आगे बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि जब कोई बड़े पैमाने पे काम करो ना तो काम सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी हो जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे एक सूट लेने जाएं किसी कपड़े वाले से तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर 10 खरीदेंगे
और अगर पूरा रोल खरीदेंगे तो और सस्ता हो जाएगा। यही काम के हालात है। क्या हाल है बच्चों? अभी इधर आए एक स्टील वर्कर है, उन्होंने मेरे घर पे भी काम किया था। तो मेरे घर पे उन्होंने एक स्टैंड बना के सोलर पैनल लगाए थे। क्या हाल है? वो चक्कर ये था कि असल में हम गरीब लोग हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं यार बचत कहाँ से करें, बचत कहाँ से करें। तो हम अपने पैसे बचाने के लिए कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो अब बिजली का बिल बड़ा आ रहा था, तो गरीब बंदा क्या करे। तो मैंने कहा यार सोलर लगा लेते हैं। तो यही बंदा आया था, इसने लगाई थी मेरे घर में। टोटल पैनल लगाए थे 18। तो 18 पैनल लगाए थे, तो उसके जितने पैसे लिए ना इसने, यहाँ पे लगाने आया है 100 पैनल। तो पर पैनल उसके पैसों के तकरीबन को 30% कम चार्ज कर रहा है। 30%। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हाँ, इधर तुम ये रेट ले रहे हो, मेरे से तुमने वो रेट लिया था। तो यही बात उसने जवाब में कही। उसने कहा कि सर बात ये है एक यहाँ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपके पैनल के लिए कहीं मैं पट्टी काटता था, कहीं इधर छत चली जाती, गरीब आदमी कभी उधर, गरीबों की छतें ऐसी होती ट्विचिंग कभी इधर कभी इधर। कहता है यहाँ पे मैंने सीधी एक अलार्म वेल्डिंग करनी है और उस पर रख के 10 प्लेट 10 पैनल सीधे रख देने। आपके दो इधर जा रहे हैं, दो उधर जा रहे हैं, तो पैसे ज्यादा लगेंगे। क्या हाल है बच्चों? बात समझ आती? अब ज्यादा काम करने में हमेशा क्या मिलेगी? इकोनॉमीज ऑफ। और वो कहता है जब लोहा एक ही दफा सारा आएगा तो वो हम किसी ऐसे कंटेनर पे लाएंगे, आपका एक बड़ा ट्रक लेके उसके अंदर 3 गार्डर और 4 चैनल 6 रख के लाए तो महंगा पड़ा। अब उसी शाहजोर के ऊपर हम यहाँ सारा इकट्ठा रख के लाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कास्ट एक पड़ी। और लोहे वाले से भी कहा ज्यादा लेना, वो भी सस्ता दे रहा है। इस तरह करके ज्यादा काम में क्या हो गया चीज? तो ज्यादा काम में क्या मिल गई इनको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल गई इनको। इन्वर्टर भी सस्ता मिल रहा है क्योंकि ये ले रहे हैं 50 के का। हम गरीब हैं, हमने क्या लेना था? 10 के का मांग रहे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। अभी वो भी खराब चल रहा है, सही नहीं चल रहा। अच्छा बच्चा नहीं। अब आगे आ गया सेविंग टाइम। इससे टाइम क्या होगा? सेव होगा। मैंने मेरी तो शीरा गारमेंट फैक्ट्री चलाती थी ना, तो मैंने देखी थी वो जो रैपिंग वाला है वो क्या रैपिंग करता था बच्चों, ऐसे पंखा पंखे की तरह हाथ चला ये गया, ये हाथ लाया, ये गया, ये हाथ लाया, ये। मैं देख रहा हूँ रैपर गिर रहा है, कर क्या रहा है? देखा तो भाई वो क्या कर रहा है? पैकिंग कर रहा है। और इस्त्री वाला जो है उसने वो इस्त्री को लगाई ग्लूकोज की बोतल, ड्रिप वाली। तो मैंने देखा तो भाई ये कौन सी इस्त्री? कहते हैं कमर्शियल इस्त्री है, इसकी टैंकी होती है ऊपर, उसमें से पानी साथ साथ आता है, स्टीम। तो वो ये यूज कर रहा है। अब तो वो आ गई है जो जैसे वाइपर नहीं मारते, उस तरह करके वाइपर मार देते हैं शर्ट को खड़ी खड़ी। अच्छा बच्चों, तो ये क्या हो गया? इससे टाइम सेव होगा और एक टास्क क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह बच्चों हाथ भी साफ हो जाएगा उसका। जैसे कोई कटिंग कर रहा है तो गला काटने वाला गला काटने में एक्सपर्ट, जेब काटने वाला जेब काटने, हाथ साफ हो जाएगा ना, स्पेशलाइज हो जाएगा। और जिसका हाथ कटा है, जिसका गला कटा है या जेब कटी, उसको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा? जब सर कट के वो हो गया, जेब कट के वो हो गई। अच्छा बच्चों, एनीवे इस तरह टाइम भी बचेगा। तो साला बार बार काम करने से माहिर भी बनेगा, स्किल्स भी ज्यादा आ जाएंगी, टाइम भी बचेगा, और स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। यानी कि हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। तो उसको कोई एक काम बार बार करना पड़ेगा, उस काम में वो माहिर हो जाएगा। और भाई उस काम में माहिर होने के बाद अल्टीमेटली उसका स्पेशलिस्ट बनेगा, काम भी जल्दी करेगा, काम भी आला करेगा। तो ये क्या होगा बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक होगी बात? तो एक इसने साथ ये छाप दिया कि स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? एक्चुअली बच्चों हालात मुल्कों के भी मुख्तलिफ होते हैं। एक मुल्क में जो चीज बनती है वो दूसरे में नहीं बन सकती। जैसे पेट्रोल की बात कर लें या क्रूड ऑयल की बात कर लें, तो वो जितना सऊदीया में निकलता है उतना पाकिस्तान में नहीं निकलता। तो हम कहेंगे वो स्पेशलिस्ट है इसमें। हाँ यार स्पेशलिस्ट है, उसके नेचुरल इन्वायरमेंट ही ऐसी है। अब पाकिस्तान जैसा चावल उगाता है, कोई दूसरा चावल नहीं उगा सकता। ठीक है जी? तो ये अपनी अपनी इलाके की डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। ठीक है?
पाकिस्तान में उसका एडवांटेज है किसमें, रीजन है, एडवांटेज है कॉटन में, ठीक है जी। किसमें बच्चों, फर्टाइल सॉइल है हमारा, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है, और रेनफॉल है। बाकी लोगों के पास इस तरह का मौसम नहीं है। बांग्लादेश पटसन में बहुत अच्छा है, ठीक है जी। इंडोनेशिया मलेशिया रबड़ में बहुत अच्छे हैं। सऊदीया तेल में बहुत अच्छा है, ठीक है जी। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो इस तरह करके हर एक की कोई ना कोई क्वालिटी, सही बच्चा, मुश्किल बात तो नहीं हुई कोई। अब ये आप डाल दोगे किसमें, डिवीजन ऑफ लेबर में, कि लेबर को तकसीम कर लो। और बजाय इसके, एडम स्मिथ की किताब में लिखा था ये, उन्होंने लिखा था, इन स्पाइट ऑफ गिविंग डिफरेंट टास्क टू द सेम पर्सन, इन स्पाइट ऑफ गिविंग डिफरेंट टास्क टू द सेम पर्सन, गिव सेम टास्क रिपीटेड टू द वन ग्रुप। एक ग्रुप को रिपीटेडली सेम टास्क देते रहो, वो उसमें क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। सिर्फ एक डॉक्टर एल्टन में हो जिससे इतराज करते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट के राइटर हैं। वो कहते हैं कि एक ही काम कर करके इंसान क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। इसके ये कहते हैं मोनोटनी हो जाती है। किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन क्या करें, स्पेशलाइजेशन, अगर बिल्कुल ही हम स्पेशलाइजेशन ना करें तो फिर कोई काम आएगा भी नहीं। और ये भी बात ठीक है, एक ही काम कर करके बंदा बोर हो जाता है, ये बात सही है उनकी। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा हमारे घरों में हम चेंज करते रहते हैं, पेंट बदलते रहते हैं, कुर्सियों की और कुर्सियों की और फर्नीचर की सेटिंग चेंज करते रहते हैं, कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं, है ना। तो हम चेंज करते रहते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम, एक ही तरह का माहौल हमें अच्छा, उसमें रद्दो बदल करते रहे तो कभी ऐसा होगा आपके घर में कोई एक सोफा हो, 15-20 साल बाद आप कोशिश करा रहे हो 5 से, फिर वही कपड़ा लगाए हो यार वो कलर ही है। ऐसा होता है, नहीं होता। तो हर बार इंसान क्या करता है, पहले से कुछ मुख्तलिफ करता है। ऐसे ही होता है, इंसान की साइकी है। अच्छा बच्चों, अब ये टाइप्स ऑफ गुड्स पे बात कर रहा है, और टाइप्स ऑफ गुड्स पे आप देख रहे हो कितनी टाइप्स बनाई इसने। ये देखो, पहले कहता है कि अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स। चलिए टाइप्स ऑफ गुड्स को ना दो तरीकों से ब्रेक कर लेते हैं। एक कर लेते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू, ये देखिए, बेसिस ऑफ इनकम पे क्लासिफिकेशन, और एक है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ कंजम्पशन, यानी चीजों की टाइप्स किस एतबार से, आमदनी के एतबार से। और बच्चों, लेकिन लेकिन पहले ये समझ आ जाए कि हमें पहला टॉपिक समझ आ गया है? बिल्कुल सही समझ आ गया है। आसान सा टॉपिक है, आप अपने अल्फाज में समझिएगा, ठीक है, इजी करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई इतना टेक्निकल सवाल इसमें से कोई नहीं आता होता, सिंपल सवाल अगर आया तो आए। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इनकम के एतबार से देखा जाए, आमदनी के एतबार से, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों के, जब हमारी आमदनी बढ़ती है, आमदनी को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, इनकम, क्योंकि आई से इन्वेस्टमेंट डिनोट कर दिया था ना, तो वाई से इनकम। अगर इनकम बढ़े और गुड भी ज्यादा खरीदी जाए, गुड भी ज्यादा खरीदी जाए, यानी गुड ज्यादा डिमांड की जाए, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल गुड है। क्या कहेंगे ये, भाई आमदनी बढ़ने पे जो चीज ज्यादा खरीदी जाए वो नॉर्मल गुड होगी। मिसाल के तौर पे आपके घर में मटन कितनी दफा पकता होगा हफ्ते में, महीने में एक दफा, उन्हें एवरेज कर लेते हैं ना, वो उस वक्त बार बार पकता होगा तो एक दफा पकता है। लेकिन अगर आपके अब्बू की आमदनी डबल हो जाए तो कितनी दफा पकेगा, 2 बार हो जाए, ठीक है ना। देखिए बात तो बड़ी सिंपल सी है कि बंदा जब भी अमीर होगा क्या करेगा, मटन कढ़ाई खाएगा। वो मटन कढ़ाई कभी खाई आपने, इस तरह कढ़ाई सी होती है, बीच में रोटियां छोटियां होती हैं, और मसाला बड़ा होता है, ऊपर मैश होता है धनिए का, और ऊपर थोड़ा थोड़ा अदरक, और वो होता है ना एलेपिनो, हरी मिर्च होती है, इसमें खुशबू ज्यादा कड़वी कम होती है, वो काट के लगी होती है। साथ वो अफगानी रोटी होती है जो लंबी सी यूं करके होती है। खाई कभी आपने, ओह, तो हाँ। अच्छा, देखिए गरीब को ऐसी बातें याद आती हैं, अमीर तो रोज खा सकता है ना, नहीं समझे बात को। अच्छा बच्चों, तो जब आमदनी बढ़ती है, मटन ज्यादा खरीदते हैं, तो मटन नॉर्मल गुड है, ठीक है ना। लेकिन एक गरीब आदमी है बेचारा, क्या है, गरीब आदमी, वो टोटा चावल खाता था। कौन सा चावल बच्चों खाता था, टोटा चावल। अच्छा बच्चों,
अब जब वो अमीर होगा तो क्या होगा बच्चों, टोटा चावल खाएगा? नहीं खाएगा। टोटा चावल नहीं खाएगा, ये इंफीरियर गुड है। तो स्पीड, तो नॉर्मल गुड कौन सी है बच्चों? आमदनी बढ़ने पर ज्यादा खरीदी जाए, नॉर्मल है। आमदनी बढ़ने पर कम खरीदी जाए, इंफीरियर। तो कहता है नॉर्मल गुड आर दोज गुड whose demand as income increases as मटन, मिल्क। ठीक है जी। तो कहता है ये बाद में पढ़ लेंगे, इनकम वेलोसिटी, वेलोसिटी का पूरा चैप्टर है तीसरे वाला। हम इसको इनकम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, आमदनी के चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंज आएगी। तो अगर अगर समझ आती ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आमदनी के चेंज आने पे डिमांड में जो चेंज आती है उसे वेलोसिटी कहते हैं, लचक क्या। अच्छा बच्चों, इन कंट्रास्ट इंफीरियर गुड वो हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है जब हमारी इनकम, और मैंने मिसाल क्या दी, टोटा चावल, राइट जी। अब आगे आ जाए सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड वो हैं जो आम तौर पे आम बंदा खरीद नहीं सकता। ये तभी खरीदेगा जब उसकी आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। लेकिन जब उसे खरीदेगा तो तब क्या होगा, मेकअप लार्जर पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन एज इनकम राइजेस। तो जब उसे खरीदेगा, इनकम का बड़ा हिस्सा इसमें लग जाएगा। आम हालात में तो खरीदेगा ही नहीं ना, खरीदेगा कब, जब आमदनी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब इसमें पैसे लगाएगा क्या होगा, बहुत ज्यादा हिस्सा आमदनी का ये खा जाएगा। इसकी यही निशानी है, और कोई निशानी नहीं, कि आमदनी का बड़ा हिस्सा लग जाएगा। मिसाल, मिसाल ये है कि आप कहते हैं जैसे कि आप, मैं तो खैर आपको पता है गरीब आदमी सैमसंग की घड़ी से काम चला, लेकिन कोई अमीर हो गया तो वो कहता है नहीं भाई, हम तो जो है वो कौन सी घड़ी होती है बच्चों, रोलेक्स की घड़ी बांधूंगा। ठीक है, रोलेक्स की घड़ी में फ्रॉड होता है। यहाँ रोल्स रॉयस की घड़ी बांधूंगा, रोल्स रॉयस की गाड़ी चलाऊंगा। राडो इतनी अच्छी घड़ी नहीं है। राडो ये हमारे यहाँ जो देहाती लोग हैं ये ज्यादा पसंद करते हैं। राडो इज नॉट अ गुड वॉच। रोल्स रॉय, रोलेक्स इज अ गुड वॉच। रोलेक्स तो बहुत बड़ी घड़ी है। वो तो मतलब मुझे याद है, मैं जब एक दफा अपने बॉस के साथ कराची गया था तो वहां हमने देखी थी। एक यहाँ पे भी स्टोर खुला है, मोटरवे से नजर आता है, उसका नाम डी से शुरू होता है, भूल गया नाम मुझे। उसके अंदर गाड़ियां भी बिक रही थी शॉपिंग मॉल के अंदर। तो वहां पे रोलेक्स का एक आउटलेट था। तो कोई अंदाजन जो घड़ी उन्होंने देखी थी 42 लाख रुपए की थी। 42 लाख रुपए की थी। अब उसमें दो मसले थे, एक तो उसका वो जो नंबर होता है सीरियल वो कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कंफर्म मैंने इसलिए उन्हें कहा ना करें, क्योंकि जब हमसे बात की तो वो कहता मैं 38 में भी आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा अगर ये रोलेक्स जेन्युइन होती तो ये 4 लाख हमें कभी भी कम ना करता। इसका मतलब यही है कि ये घड़ी ओरिजिनल नहीं। ठीक है ना, किसी दिन रोलेक्स की घड़ी मैं कोशिश करके कहीं से ला के आपको दिखाऊंगा। हाँ, इस कॉलेज के मालिक के पास भी है एक, तो किसी दिन मांग लेंगे दिखाने के लिए, इसमें क्या जाता है। बड़ी प्यारी घड़ी है ये। अच्छा बच्चों, तो बात समझ आ रही है बच्चों। तो नॉर्मल गुड क्या हुई फिर, आमदनी बढ़ने पर, और इंफीरियर, और रोलेक्स की बात जो हुई है वो क्या है, बहुत ज्यादा अमीर होने पर खरीदते हैं। लेकिन जब खरीदते हैं तब भी ये आमदनी का बड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब कर जाती है। अच्छा बच्चों, अब आ जाए दूसरी तरफ, कौन सी गुड्स हैं बेस्ड ऑन द कंजम्पशन। सबसे पहले यही समझ लीजिए कि दो चीजें, एक मैरिड गुड है, एक मैरिड गुड्स वो हैं बच्चों जिनकी एक्सटर्नैलिटीज जो हैं वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का पहले मतलब समझ लीजिए। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये है कि लंबे अरसे में इनका असर मुआशरे पर मुस्बत पड़ेगा। लंबे अरसे में इनका असर मुआशरे पर मुस्बत पड़ेगा, लेकिन लंबे अरसे में पड़ेगा। इससे हम इसे कहते हैं ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी।
मुसीबत यह है कि लोग इनको अंडर कंज्यूम्ड करते हैं और अंडर वैल्यू करते हैं। अब सवाल ये है कि लोग इनको क्यों अंडर कंज्यूम करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं? क्योंकि शायद इनको इस्तेमाल में कोई दिक्कत है। जैसे वैक्सीनेशन है, जाना पड़ेगा, जाके लगवानी पड़ेगी, दिक्कत तो है, सुई भी लगेगी। लेकिन अगर लगवा ले तो लॉन्ग रन में कोविड से बच जाएंगे। तो इसलिए ये है मेरिट गुड्स। लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन फायदा बहुत है। एट द स्टार्ट ऑफ अ डे टेकिंग एन एप्पल, दिक्कत है ताज़ा एप्पल घर में रखना, खरीद के लाना। लेकिन एक एप्पल के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स को आज तक कोई साइंस गिन नहीं सकी। आज भी इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम के तादाद या मिकदार कह लीजिए या टाइप्स को साइंस अभी इस तक पहुंची ही नहीं। लेकिन एक एप्पल, ओके, बात भी है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स यू अवे फ्रॉम द डॉक्टर। तो लॉन्ग रन एक्सटर्नैलिटीज इसकी काफी पॉजिटिव हैं। बाज डॉक्टर कहते हैं आपको कैंसर नहीं होने देता, बाज डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम की कमी नहीं होने देता, बाज कहते हैं आपको वीकनेस को रिजॉल्व कर देता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लॉन्ग लिस्ट, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और पता नहीं क्या क्या। अच्छा बच्चों, सो ये है मैरिड गुड। लेकिन उसके अंदर वो कहता है एजुकेशन, हेल्थ, पार्क्स, ये सब चीजें खर्चा कराती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनका बहुत फायदा है। और दूसरी तरफ है डीमेरिट गुड्स। हम इनको उल्टा लिख सकते हैं कि इनकी एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव होती हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या मतलब है? लॉन्ग रन में मुस्बत, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या? मंफी। तो इनका लॉन्ग रन में मंफी असर पड़ता है। अब खूबी है कि ये अंडर कंज्यूम है और वो ओवर कंज्यूम है। लोग उनको कंज्यूम शौक से करते हैं। मिसाल के तौर पे पूरे यूरोप में डट के अल्कोहल पी जाती है, पूरे पाकिस्तान में रज के सिगरेट पिया जाता है। क्या हाल है बच्चों? तो ये क्या है? ये डीमेरिट गुड्स। ठीक है, इनके बैड इफेक्ट्स आते हैं आपकी जिंदगी पर, और ये काफी हार्मफुल इम्पैक्ट करती हैं, और नेगेटिव लीड टू अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, नेगेटिव लॉन्ग रन में इनका बड़ा नुकसान। मिसाल के तौर पे आपने कभी किसी सिगरेट पीने वाले को कहे कि यार ये ना पिया करो, ये नुकसानदेह होता है, तो वो आपसे क्या कहेगा? मैं तो इतने अरसे से पी रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कहते हैं आमतौर पे। वैसे क्या हाल है? लेकिन मैं आपको बताऊं इसका इंजाम क्या होगा। एक अंदाजा है मेरा, हर इंसान एक साल में अपने किडनी का 1% खो देता है। हर इंसान के अंदर जो उसके किडनी में जो जालियां हैं वो खराब होती जा रही है हर साल। कितनी? 1%। इसका मतलब जब बंदा 70 साल का होगा या 60 साल का होगा, उसके किडनी 40% बाकी होंगे। और जब 70 का होगा, कितने होगा? 30% बचेंगी, क्योंकि 70% ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन किडनी अगर 30% भी बच गई तो उसे किसी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वो खुद से चल के वॉशरूम भी जा सकता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, नैनी पर ऐनी रहेगा। अपनी बॉडी जरूरियात खुद पूरी करेगा, नहा भी खुद लेगा, बाथरूम भी खुद चला जाएगा, किसी की हेल्प की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इज्जत भी उसकी कायम रहेगी, बंदे की डिग्निटी भी कायम रहती है ना ऐसे। लेकिन अगर वो सिगरेट पिएगा, और अगर उसके साथ अल्कोहल और तो टोबैको च्युइंग करेगा, तो ये रेट 1.5 पे जा सकता है। 1.5 का मतलब ये फील भी नहीं होगा। लेकिन नुकसान कहाँ पहुंच जाएगा? नुकसान ये पहुंचेगा कि 60 साल की उम्र में उसके गुर्दे 90% खत्म हो जाएंगे, उसे डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। बुढ़ापे में उस उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, और वो नॉर्मल जिंदगी गुजार नहीं सकेगा। बार बार सांस में मसला आएगा, क्योंकि जब किडनी खराब होंगे तो पानी सबसे ज्यादा अटैक करेगा जाके लंग्स पे, और लंग्स में तो जरा सी सिक्रीशन हो तो कैसी खांसी आती। अब वो ना तो बाथरूम जा सकता है, उसको उठाने के लिए दो बंदे चाहिए, जिसमें वाटर स्टेक होगा, उठाना भी मुश्किल हो जाएगा।
और लेकिन वो जवानी में आपसे यही कहेगा कि की फर्क पैंदा है, देख हंसी कुछ नहीं। लेकिन वो उस वक्त क्या कहेगा, उसको कुछ भी नहीं कहेगा, कहने जो ही नहीं रहेगा। तो ये व्हाट्स इज अ लॉन्ग रन इम्पैक्ट। और फिर उसका जो लब के साथ लग के, तो उसका जो निकोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, वो ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो वेन्स में जाके स्टॉक हो जाएगा, यानी जम जाएगा, वो हटाया ही नहीं जा सकेगा। और जो लंग्स के अंदर उसके बाउल्स हैं और जो उसके अंदर जो मसाम है वो बंद हो जाएंगे। और अगर उसे रीओपन करना है तो उसके लिए 30 ईयर्स चाहिए। यानी अगर 50 साल की उम्र में आप छोड़ेंगे तो 80 साल की उम्र में जाके वो रिलीज होगा, तब तक जिंदगी क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज ऑल अबाउट द डैमेजिंग, इट इज ऑल अबाउट द डैमेजिंग, नॉट द वन साइड। यानी ये मैं वो कह रहा हूँ, अभी मैंने बड़े खतरे जो ये बताते हैं ना जी, वो लंग कैंसर हो जाएगा जी, और माउथ अल्सर हो जाएगा जी, ये मैंने इनकी तरफ में गया ही नहीं, ये लेता है। मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल लॉन्ग रन इफेक्ट दिया है कि उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहाँ तक जाएंगी। और बुढ़ापे में लाजमी नहीं कि आपके 4 बेटे होंगे, चारों फर्माबरदार होंगे, या 2 बेटे होंगे, एक बेटा हो फर्माबरदार होगा। अगर कोई लाश उठाने वाला ही ना हो, बंदा जिंदा लाश पड़ा हो, तो क्या कर लेगा। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, जो चीज़ जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने हमें दी है उनको संभाल के रखें, अपना बुढ़ापा भी अच्छा गुजारें, अपनी जवानी भी अच्छी गुजारें। क्यों अपनी इज्जत पे नफ्स पर जुल्म करते हो, क्यों अपनी इज्जत नफ्स पर जुल्म करते हो। जब किसी से इतनी भीख मांगनी पड़ेगी तो बनेगा क्या, क्या हाल है। सारी उम्र किसी की मदद ना मांगी और आखिरत में आके आपकी भीख मांग रहे हो आप, जिंदगी क्या हाल। तो बेहतर है कि इस कमबख्त को, इसकी क्या अहमियत है, इसको उठाओ बाहर फेंको, गन निरा। अच्छा बच्चों, छोटा पड़ा, मोटरसाइकिल सिलेंसर से धुआं मार रही है, आप भी मारे, फर्क क्या है। मेरा बॉस आता है ना कभी मेरे घर, अमेरिका से आता है, तो साथ उसकी बेगम भी आती है, तो सारे घर में मच्छर मार देते हैं, छिपकलियां मच्छर सब भाग जाते हैं। वो अपने साथ एक लाते हैं, वो हुक्का, और जनाब उसको वो लगा लेते हैं फिर। तो मैंने एक कोना रखा कि यार इतने बह जाओ, वो धुआं सीधा मेरे स्टोर में जाता, मैं जानबूझ के रखा, स्टोर तक धुआं जाता, सब छिपकलियां मच्छर भाग जाते, आते ही नहीं फिर। लेकिन फायदा बच्चों, लॉजिकली कोई कहेगा नहीं ये इतना नुकसानदेह नहीं है, ये थोड़ा नुकसानदेह, ज्यादा नुकसानदेह, भाई क्यों, जरूरत क्या है, तकलीफ क्या है, कहेगा क्या। यहाँ आप दो चार थॉटफुल लोग बैठे हैं हमारे वीड मिशन ऑफिस, उनको कोई आधे घंटे बाद कोई जोश आता है और वो कोने पे जाकर सिगरेट पी रहे, जैसे पता नहीं नेस्ले ही चलाते पे ने, नए प्रोडक्ट का आइडिया आ गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं है यार, मामूली बात है, आपने यहाँ जिंदगी गुजारनी है, यहाँ पालक से रोटी खानी, सिंपल से, ना जो सिगरेट ठोक रहे यार, कोई अकल करो, कोई है फायदेमंद चीज। तो ये सब बकवास बातें हैं। जिन लोगों ने जिंदगी बर्बाद करनी है अपनी और दूसरों की, वो मैं बचपन में सोचा मैं सिगरेट जरूर पीऊंगा। हमारे बचपन में सिगरेट का इश्तहार आता था, चेयर लिफ्ट में लड़कियां फंसी हुई हैं और एक बंदा है, उसके इतने इतने डोले हैं जनाब, और वो रस्से से कमांडो जाता है, लड़कियों की जान बचा के आता है। उसके बाद जब जान बच जाती है, वो नीचे खड़ा होकर सिगरेट पीता है बस। और उसके आगे वो कहते हैं जिंदा दिल हो, मैं कहा यार ए पियांगे, इतने डोले टेढ़े हो जाएंगे मेरे। लेकिन सब बकवास है, कोई चक्कर नहीं है, तो डोंट गो फॉर इट। एवे खाम खा कुछ भी नहीं, दिमाग की खराबी, और कोई इसमें कोई फायदा नहीं। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड्स एंड क्लब्स गुड। मेरा ख्याल है यार इसको कल कर लेते हैं। अच्छा एक बात ये कि आपका लेक्चर इतना आगे क्यों चला गया है, हैं? आप आए ही 2:30 बजे थे, कितने बजे आए थे। अच्छा आए 1 बजे, आप पहले नहीं पता था। 1 से 2 लेक्चर था ना, 2:30 से 3:30, आधे घंटे की ब्रेक, 2 से 2:30। अच्छा बच्चों, इस हफ्ते असल में ना कोई क्लासों का इनका हिसाब ऐसा बन गया है, जिसकी वजह से ये टाइम आपका ना जरा वेस्ट हो। अच्छा आपको आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं सारे। अच्छा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिंग्स आर ओके। अच्छा, और ये चैप्टर भी सारा आपको समझ आया है, क्या हाल है, संभाल लेंगे। अच्छा अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो ना बच्चों किसी भी किस्म की, तो आपने ये करना है कि फिलहाल आप चूंकि स्टार्ट में हैं, तो आपने सिर्फ रीडिंग कर लेनी है उसकी, ठीक है।
और इस चैप्टर से जो सवाल आने हैं ना टोटल पेपर में, वो आने हैं 2, 4 मार्क्स आएंगे टोटल इसके अंदर। हमारे ज्यादा मार्क्स है चैप्टर जो है ना, चैप्टर 2 और 3 कंबाइंड होता है हमेशा, उसमें काफी सवाल आते हैं। चैप्टर 4 में से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो हमने उसकी तरफ ना अभी जाना है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उससे पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम पढ़ लें तो अच्छी बात है। और जो नए बच्चे आएंगे उनको आपके साथ मिला के फिर एक ही दफा में चैप्टर। जी, बिजनेस मुझे अभी आइडिया नहीं है, आपको अगर टाइम टेबल मिला होगा तो बता। हो सकता है मेरा नाम हो सकता है कोई और पढ़ाए, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब मुझे इससे नहीं कि मैंने पढ़ाना है, मुझे इससे ये है कि आप पढ़ लेंगे मेरे से। और वजह ये है ना कि देखो असल में आजकल जमाना ये है कि मतलब कि देखें, यहाँ तो कोई स्मार्ट टीचर हो ना बड़ा खूबसूरत सा, तो बंदा कहता है हाँ यार ठीक है पढ़ लेंगे, इससे काम चल जाएगा। अब हमारे जैसे बंदे के साथ 2-3 घंटे गुजारने जरा थोड़ा सा क्या गुजर जाएंगे। अगर आप कहते हो तो हाँ कर दूंगा उनको, अभी उन्होंने वैसे पूछा मेरे से कोई नहीं है, तो कर लेते हैं। ऐसे दोनों एक जैसे ही कोर्स हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझिए कि ये जो चैप्टर 2 आप पढ़ रहे हैं ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली I to B तकरीबन ऐसे ही कोर्स है, ज्यादा फर्क उसके अंदर नहीं है। बहुत हार्ड थ्योरेटिकल, बल्कि इकोनॉमिक्स में फिर भी 2-3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, I to B में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। लेकिन एक काम करेंगे, हम प्लान कर लेंगे कि आप लोग ऐसा कर लो ना कि पहले मेरे पेपर का एग्जाम दे लो। सिंपल है, आसान है, थ्योरेटिकल है, मैं करा भी दूंगा पहले जरा, तो मेरे पेपर पहले दे दो। ठीक है ना, जैसे आप कुछ भी कर लो, आपने जो कैफ के कोर्सेज उठाने हो तो अब जाके उठाओगे ना, मार्च में उठा सकेंगे मेरा ख्याल है, मार्च में उठा सकेंगे। तो हम ऐसा प्लान कर लेते हैं कि आज चल रहा है अक्टूबर, तो हम जनवरी में पहले 2 पेपर दे दें, 3 दे दें चले, यानी मैंने तो अपने 2 को काउंट करना है ना। तो जनवरी तक आप ये 2 दे दें, ठीक है, और तीसरा वो दे दें, तो वो एक टेंशन आपकी दूर होगी। पीछे रह जाएंगे 2 पेपर, उसको आप फिर ज्यादा टाइम देके क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो इतना मुश्किल नहीं आता, सिर्फ मैटर ये करता है कि जिस बच्चे को चैप्टर 2 चैप्टर 3 आ गया वो हैंडल कर लेता है, आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट वही आगे चल रहा हो। ठीक है। और I to B उसके अंदर हमारी असाइनमेंट है कोई 400 पेज की, 400 क्वेश्चन की मैंने बनाई थी, उसमें से काफी सवाल लग जाते हैं, काफी सवाल लग जाते हैं। आप किसी से भी पढ़ोगे असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। और सारा रिकॉर्डेड भी पड़ा है I to B मेरा यूट्यूब पे, तो अक्सर बच्चे वहां से भी पढ़ के तैयार कर लेते हैं जो आउट ऑफ सिटी के, और कर जाते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी तक ठीक चल रहा है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम अच्छा प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को